या तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा हो या सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो। अगर विरल से सघन में जाएगा, विरल मतलब क्या हुआ, कम घनत्व वाले से, और सघन मतलब ज्यादा घनत्व वाले में जा रहा है। विरल माध्यम से अगर सघन माध्यम में जा रहा है तो प्रकाश का जो डायरेक्शन, दिशा जो बदलेगा अपवर्तन के बाद, वो जो है अभिलंब की तरफ होगा। यानी कि जो तुम्हारा आपतित कोण है और अपवर्तित कोण है, उसमें आपतित कोण है वो बड़ा होगा और अपवर्तित कोण है वो छोटा होगा। एक बात ये ध्यान रखना है कि जब भी हम आपतित या अपवर्तित कोण या आगे हम लोग परावर्तित कोण, जो भी कोण बनाएंगे इसमें, वो कोण किससे होता है, सतह से होता है कि अभिलंब से होता है? अभिलंब से होता है। ये चीज हम लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे ये डायग्राम हम बनाए थे, ये डायग्राम हम ये बनाए थे, तो ये जो हम अभिलंब खींच रहे हैं, ये मतलब 90 डिग्री का लाइन, ये आप आने वाला किरण हो गया जिसको आपतित किरण बोलेंगे। और मान लो कि ये विरल है और ये सघन है, तो ये अभिलंब की ओर होगा। इसमें आपतित कोण कौन सा होगा, ये वाला होगा या ये वाला होगा, नीचे वाला या ऊपर वाला? ये भी कुछ ऊपर वाला। अभिलंब ये है ना मेरा 90 डिग्री का लाइन, ये है। ये तो सतह है, ऊपर मान लो हवा है और नीचे मान लो पानी है, तो ये सतह हो गया हवा और पानी का। इस पे 90 डिग्री का लाइन जो खींच रहे हैं उसको अभिलंब हम लोग बोल रहे हैं, इसमें नॉर्मल बोल रहे हैं। तो ये आपतित कोण बनता है स्मॉल आई से। वो किससे बनता है, ये सतह से जो ये कोण बन रहा है ये नहीं है, ये अभिलंब से जो बन रहा है उसको हम लोग आपतित कोण बोलेंगे। फिर जो मेरा प्रकाश का रेखा है उसका अपवर्तन हुआ, इधर निकला, तो उसका जो है ये होगा आर या ये होगा, ऊपर वाला या नीचे वाला? इसमें नीचे वाला जो है ये आर होगा, ये नहीं होगा, सतह से आर नहीं होता। एग्जाम में इसमें कंफ्यूज मत होना, हो सकता है यहाँ पे 60 डिग्री दे दे और तब बोले कि हमारा अपवर्तित कोण कितना है, तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। क्यों, कैसे 30 हो जाएगा, ये पूरा 90 डिग्री है, जब इतना 60 है तो मतलब आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना कि ये अभिलंब से होता है। यहाँ पे भी हम लोग अभी पढ़े हैं, आगे परावर्तन जब पढ़ेंगे उसमें भी जो होता है आई और आर जो होता है वो तुम्हारा नॉर्मल यानी अभिलंब से बनता है। ठीक है, अब हम लोग ये सब पढ़ लिए थे, प्रकाश से संबंधित अपवर्तन से संबंधित कुछ घटनाएं हम लोग पढ़ लिए थे। जैसे कि हम लोग पढ़े थे रात में तारा का टिमटिमाना, वास्तविक सूर्योदय और वास्तविक सूर्यास्त के 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक सूर्य का दिखना। ठीक है, उसके बाद पानी में अंशतः डूबी लकड़ी टेढ़ा दिखना, या सतह पानी का जो है या मछली या जो भी सामान है कुछ थोड़ा ऊपर दिखना। लास्ट निकलते निकलते हम एक क्वेश्चन देके गए थे, इसका आंसर क्या होगा, हम उसका बोले थे कि वास्तविक गहराई जो है वो 20 मीटर है और अब पानी का जो म्यू है वो कितना है 4/3 है। तो हम क्या पूछे थे, क्वेश्चन है कि कितना ऊपर दिखाई दे रहा है, मतलब जो है आभासी गहराई वो कितना है, तो उसका आंसर क्या होगा 15 मीटर। सबका आ गया था, सिंपल है, 20/4/3 ये आ जाएगा तुम्हारा, 5 चौके 5 तिहाई 15। ठीक है, और फॉर्मूला यूज किए थे हम लोग, आभासी गहराई बराबर वास्तविक गहराई डिवाइडेड बाई पानी का अपवर्तनांक, यानी कि टी डैश इज इक्वल टू बाई, ठीक है, यहाँ पे टी दिया हुआ है 20 और म्यू 4/3 दिया हुआ है, तो टी डैश निकल 15 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट लिखो प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम, पहला नियम लिखो, पहला नंबर 1, आपतित किरण, आपतित किरण प्रकाश के अपवर्तन के नियम। अपवर्तन पढ़ रहे हैं ना हम लोग, अभी अपवर्तन के नियम पढ़ेंगे, फिर जब हम लोग परावर्तन पढ़ेंगे तो परावर्तन के नियम पढ़ेंगे। समझ रहे हो ना, अभी जस्ट अपवर्तन चल रहा है तो अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के दो है। पहला नियम आपतित किरण कॉमा अपवर्तित किरण, मतलब किसकी बात कर रहे हैं, आपतित किरण किसको बोल रहे हैं हम, ये जो आने वाला है, और जो अपवर्तन के बाद निकल रहा है इसको हम लोग अपवर्तित किरण, जाने वाला।
एवं अभिलंब तीनों एक ही तल पर होगा, एक ही तल पर होगा। क्या मतलब समझ में आ रहा है? ये जो आई है, सॉरी आई तो एंगल हो गया, ये जो आपतित किरण है, ये जो अपवर्तित किरण है, ये अभिलंब है, ये तीनों एक ही प्लेन पे होगा, एक ही सतह पे होगा। मतलब अगर हम इस, ये जो सतह है इसके परपेंडिकुलर ऐसे देख रहे हैं, इसको भी इसी सतह पे रहना पड़ेगा और इसको भी इसी सतह पे, मतलब 2 डायमेंशनल में देख रहे हैं, 3 डायमेंशनल में नहीं देख रहे हैं। तीनों जो है वो 2D के सेंस में होगा। ठीक है, फिर तुम बोलोगे कि सर किरण तो ऐसे भी आ सकता है, दूसरा भी किरण है, एक ही आएगा। तो दूसरा आ रहा है, उसका दूसरा एंगल ऑफ हो जाएगा ना, उसका दूसरा आई बन जाएगा, उसका दूसरा आर बन जाएगा, और उसकी उस नॉर्मल तो वही रह जाएगा, लेकिन उसको मान लो किरण ऐसे आ रहा है तो उसका जो है ये वाला प्लेन हो गया, किरण ऐसे आ रहा है तो उसका ये प्लेन हो गया। मतलब बेसिकली जो है एक ही सतह या एक ही तल या एक ही प्लेन में रहेगा। नंबर 2 दूसरा नियम लिखो। तो माध्यम के लिए, किसी दो माध्यम के लिए साइन आई, किसी दो माध्यम के लिए साइन आई एवं साइन आर का अनुपात स्थिरांक होता है, एवं साइन आर का अनुपात स्थिरांक होता है। मतलब नीचे लिखो साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर इज इक्वल टू स्थिरांक, यानी कांस्टेंट, इंग्लिश में उसको कांस्टेंट बोलते हैं, स्थिरांक मतलब जो फिक्स हो जाएगा। साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू स्थिरांक, फिर नीचे लिखो साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू, इस स्थिरांक को हम लोग, मतलब क्या हो गया तुम्हारा, अपवर्तनांक। बात समझ में आ रहा है? कोई भी दो माध्यम, ही माध्यम है ना, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है, कोई भी दो माध्यम है, जो आई बन रहा है, एक माध्यम में जो आई बन रहा है और दूसरे माध्यम में जाने पे उस पर क्या बन रहा है, अपवर्तन के बाद आर बन रहा है। तो साइन आई बटा साइन आर का रेशियो उन दो माध्यमों के लिए हमेशा एक कांस्टेंट यानी एक स्थिरांक होगा, और वही स्थिरांक जो है एक्चुअली न्यू होता है, जिसको हम लोग अपवर्तनांक बोलते हैं। तुम बोल सकते हो कि सर पानी और हवा में, पानी का अपवर्तनांक तो हम 4/3 बोलते हैं, और कांच का तो 3/2 बोल लिखवाए ना। अपवर्तनांक कांच का हम 3/2 यानी 1.5 लिखवाए, और पानी का हम 4/3 यानी 1.33 लिखवाए। तो अलग अलग हो गया, ये कैसे एक हम बोल, कांस्टेंट है तो एक ही होना चाहिए ना, क्या एक वर्ड क्यों अलग अलग क्यों? हाँ बोलो। पानी का अपवर्तनांक जो है हम 4/3 लिखा है म्यू, और कांच का जो है हम 3/2 लिखवा है। तो अलग अलग बोल रहे हैं हम, यहाँ तो बोल रहे हैं कि स्थिरांक होगा, स्थिरांक मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट होगा, वो बदल नहीं सकता है। कांस्टेंट मतलब यही होता है ना, स्थिरांक मतलब कि वो बदल नहीं सकता। तो अलग अलग है, मीडियम चेंज हो गया, किसी दो माध्यम के लिए स्थिरांक है। पहले में हम पानी और हवा देख रहे हैं, इसीलिए पानी का स्थिरांक जो है वो 4/3 है। दूसरे में हम कांच और हवा देख रहे हैं, मतलब बेसिकली हवा से सबको कंपेयर करें तो वहां पे तुम्हारा 1.5 हो गया। ठीक है, तो इसीलिए दो माध्यम, किसी दो माध्यम के लिए ये है स्थिरांक है। माध्यम अलग अलग हो गया तो फिर स्थिरांक बदल जाएगा, फिर दो माध्यम के लिए अलग स्थिरांक हो जाएगा। समझ रहे हैं? ठीक है, और यही इनके एक लाइन लिख लेना, इस नियम को, इस नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल्स लॉ यही होता है, नियम को स्नेल का नियम कहते हैं।
तो हो सकता है एग्जाम में पूछ के स्टेन का नियम कौन सा है इसमें से, और 4 ऑप्शन देते, उसमें से एक ऑप्शन ये रहे साइन आई बटा साइन आर इज इक्वल टू, यही तुम्हारा स्नेल का नियम हुआ। नेक्स्ट टॉपिक डालो, रिफ्रैक्शन से ही मतलब अपवर्तन से ही अगला टॉपिक आता है, इसी के कारण जो अपवर्तन का ही एक और चीज होता है, उसमें नेक्स्ट हेडिंग डालो, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन परावर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तुम लोग बताओ, ये प्रकाश आ रहा है, ये अपवर्तन होने के बाद इधर जा रहा है, तो यहाँ विरल लिखे सघन लिखे या यहाँ विरल लिखे, कहाँ ऊपर क्या लिखे, ऊपर सघन लिखे और नीचे ऊपर हम सघन लिखें और नीचे हम विरल लिखें। क्यों ये ऐसा लिख रहे हैं, ये सबको समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर सीधा जाता तो ऐसे जाता, इसको हम अभिलंब से दूर कर दिए हैं, दूर कर दिए हैं, इसका मतलब ये विरल सघन से विरल जा रहा है, इसका मतलब यही हुआ ना। अगर विरल से सघन जाता तो नॉर्मल के अभिलंब के तरफ जाता, ये अभिलंब से दूर जा रहा है। तो अब सोचो इसको फिर यहां से इधर ऐसे बढ़ाएंगे, मान लो ये आई को बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, आर भी जो है वो और ज्यादा दूर हटेगा, बढ़ेगा, है ना। तो ऐसे बढ़ते बढ़ते एक ऐसा आई आएगा जिसके लिए ये बढ़ के ये ऐसे 90 डिग्री बन जाएगा, ये आर जो है। ये बात समझ में आ रहा है सबको? फिर से एक नया डायग्राम में बता, ध्यान से देखना। ऊपर में सघन माध्यम है, नीचे में विरल माध्यम है। इधर से लाइट जो आपतित किरण है आ रहा है, ठीक है, इस एंगल को आई बोल रहे हैं। अगर सीधा चला जाता तो ऐसे चला जाता, लेकिन सीधा नहीं जाके ये अभिलंब से टूट जाएगा, ठीक है, तो ये ऐसे चला जाएगा, इसको हम लोग आर बोल रहे हैं। यही बात है, ये बात क्लियर है अभी तक हम लोग का, सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब इस आई को जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे, यहाँ पे आई को हम ऐसे बढ़ा दिए, आर भी क्या है मेरा और बढ़ जाएगा, मतलब किरण और इसके पास जाता जाएगा, तो एक ऐसा आई होगा जिसपे ये किरण ऐसे बन जाएगा, मतलब कि आर जो है मेरा वो 90 डिग्री हो जाएगा, ऐसा ही पॉसिबल है। इसी आई को हम लोग क्रांतिक कोण, ऐसा आई जिसके लिए अपवर्तित किरण वो है अपवर्तन का कोण जो है वो 90 डिग्री हो, तो आई को हम लोग क्रांतिक कोण बोलते। अब इससे भी बढ़ा दे, मान लो क्रांतिक कोण से भी आई को बढ़ा दे तो क्या होगा? वेरी गुड, कौन बोला? परावर्तन। अगर इससे भी बढ़ा दे तो अब ये मैक्सिमम पहुंच चुके तो ऊपर ही जाएगा ना, ऊपर मतलब जिस माध्यम से आ रहा है उसी माध्यम में लौट जाएगा, वैसा किरण जो जिस माध्यम से जा रहा है उसी माध्यम में लौटने को हम लोग परावर्तन बोलते हैं। तो इसीलिए इसको आपको जब क्रांतिक कोण से भी ज्यादा कर दें तो वो जो है दूसरे माध्यम में नहीं जाके अपने ही माध्यम में वापस आ जाएगा, इसी को हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। फिर से ये बात बोल रहे हैं हम लोग, आई को हम लोग, आई यानी क्या हुआ, आपतित कोण, आपतित कोण को हम जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे अपवर्तित कोण वैसे वैसे बढ़ते जाएगा। और यहाँ पे जब हम सघन से विरल में जाएंगे तो आपतित कितना होगा, उससे ज्यादा ही होगा अपवर्तित कोण। तो कोई एक ऐसा आपतित कोण बनेगा जिसपे कि अपवर्तित कोण जो है वो 90 डिग्री हो गया, मतलब जस्ट सतह पे चला गया, ये एयर है, वाटर है, तो जस्ट सतह से निकल गया। इस कोण को हम लोग, ऐसे आपतित कोण को हम लोग क्रांतिक कोण बोल रहे हैं। जब हम आपतित किरण को क्रांतिक कोण से भी बढ़ा रहे, मतलब आई जो है आपतित कोण जो है वो क्रांतिक कोण से बढ़ा दें, क्रांतिक कोण पे क्या हो रहा है, वो 90 डिग्री के आर से निकल रहा है। ये समझ रहे हैं ना कि 90 डिग्री के अपवर्तन निकल रहा है। जब इस आई को हम क्रांतिक कोण से भी बढ़ा दें,
मतलब क्या होगा, 90 से और ज्यादा होगा। और ज्यादा होगा मतलब जिस माध्यम जा रहा है, मतलब हवा से मान लो किरण जा रहा है, वापस वापस हवा में ही लौट गया। तो इसको हम उल्टा बोल दिए थे, सॉरी। तो कोई सही नहीं करवाए हमको ये बात। हाँ, हम लोग सघन बोल रहे हैं, यहाँ हम विरल बोल रहे हैं। तो हम यहाँ हवा कैसे लिखेंगे? सघन और विरल में इधर होगा, पर पानी होगा ना, और नीचे हवा होगा। बात कोई सही कर रहा है हमको ये, यार भी गलत बोल सकता है तो। ठीक है, ये तुम सघन माध्यम है, मतलब हवा और पानी में, पानी तुम्हारा सघन हो जाएगा ना, और विरल हवा हो जाएगा। ठीक है, तो बोलने वाले थे, अच्छी बात है। ठीक है, तो पानी कोण है, जो आपतित कोण है, वो क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाएगा, तो वो पानी से जो लाइट है वो वापस पानी में ही लौट जाएगा, मतलब जिस माध्यम से जा रहा था उसी माध्यम में लौट जाएगा। इसी को हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। ऐसा लाइट टकरा के वापस अपने ही माध्यम में आ जाए, उसको अप, वो परावर्तन बोलते हैं। तो यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ। ठीक, तो लिखो, ये बात समझ में आया? एक बार पहले हम पूरा लिखवा दे रहे हैं, एक बार फिर से हम बोलेंगे तो नहीं समझ में आया ये पॉइंट, तो जितना बताएं। बता अभी अपने ही लोग में क्या हिचकिचाना? अब कोई कौन किसको जज कर रहा है? कौन यहाँ पे तब आईएएस अफसर बैठा हुआ है? बैठा भी होगा तो अपने लिए, ठीक है। हमको डाउट है, वो अपने लिए आईएएस, हमको क्या करना है? हमको आज निकालना है, हमको अपना बनना है, तो बनना है हमको। तो इसीलिए कोई डाउट आराम से पूछ सकते हो। कोई डाउट है क्या? सबको समझ में आ गया ये बात? हम आगे कुछ कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, पहले लिखो, नीचे लिखो। पहला हेडिंग डाल दियो ना, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये हेडिंग है। पहला पॉइंट लिखो, क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल, इंग्लिश में जो क्रिटिकल एंगल। जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से जल माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तब आपतन कोण का वह मान, तब आपतन कोण, यानी ब्रैकेट में आई लिखना, आई। हाँ, आपतन कोण लिख लो। कोण को किससे हम लोग दर्शा रहे हैं? आई से, छोटा आई लिख देना। तब आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण, जिसके लिए अपवर्तन कोण, यानी कि ब्रैकेट में छोटा आर, कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, तो उस आपतन कोण, क्रांतिक कोण कौन सा होता है? आपतन कोण का फिर नाम हो जाएगा। तो उस आपतन कोण को क्रांतिक कहते हैं। ये डायग्राम बना लो। ये बात समझ में आया? पहले डेफिनेशन एक बार जो हम लिखवाए उसको एक बार में पढ़ो तो। डायग्राम, डेफिनेशन जो लिखवाए उसको एक बार मन में पढ़ो, जस्ट जो लिख।
ये आगे हम पूछने वाले थे। तुम बताओ विरल से सधन में हो सकता है कि नहीं हो, बताओ हो सकता है कि नहीं हो सकता, हम वो पूछने ही वाले थे। ये जो इसका क्वेश्चन क्या है, हम बार बार लिखवाए हैं सधन से विरल में जाएगा तभी, डेफिनेशन लिखवाए। ये पूछ विरल से सधन में ऐसा पॉसिबल है क्या कि अगर प्रकाश जो है विरल से सधन है तो क्या क्रांतिक कोण बन सकता है? बन सकता है। ये हम आगे अभी पूछने ही वाले थे। क्यों नहीं बन सकता है, कोई बताएगा? तो अभिलंब के पास आएगा तो आई कितना भी कर दें वो हमेशा छोटा होगा। आई को मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? आने वाला जो किरण है इसको मैक्सिमम, ये यहाँ पे पानी है, यहाँ पे नीचे हवा है, ठीक है। ये डायग्राम बना चुके थे ना सब। ये इस डायग्राम में ये भी लिख लेना, सधन और विरल लिख लेना, ऊपर वाले में सधन लिख, विरल लिखना। ऊपर में सधन, विरल, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन ये है, अगर जो है उल्टा अगर हम कर दें डायग्राम में, अगर हम ये विरल कर दें और कर दें विरल से अगर सधन में भेजें तो क्या ये ऐसे हो सकता है? ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? इसका रीजन ये है, आई को बढ़ा बढ़ा के मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? ये ऊपर पानी है, मान लो नीचे वाटर है, तो बढ़ा बढ़ा के कितना मैक्सिमम कर सकते हैं? 90 ही कर सकते हैं। 90 से ज्यादा करेंगे मतलब जिस मीडियम से उस मीडियम में वापस जाएगा, है ना। इस डायग्राम में देखो विरल सधन वाले में ये आई जो है तो बढ़ा बढ़ा के मैक्सिमम 90 कर सकते हैं। 90 से ज्यादा नहीं करते हैं, क्यों नहीं कर सकते? बताओ। नीचे से आएगा, इसका मतलब दो माध्यम ये नहीं हो रहा है, वो नीचे जो है वो पानी से पानी में ही रह रहा है, पानी से ही। हमको तो हवा से पानी में भेजना है ना। यहाँ मान लो विरल से सधन भेज रहे हैं तो हवा से हम पानी में भेज रहे हैं, पानी के सतह तक ही ना हवा से भेज सकते, पानी के सतह के नीचे से कैसे हम हवा से भेजें? तो मैक्सिमम आई जो है इसमें 90 डिग्री पॉसिबल है। और हम क्या बोले, विरल से सधन में जाएगा तो हमेशा आर जो है वो क्या होगा? आई से छोटा होगा। विरल से सधन बोल रहे हैं, हवा से पानी बोल रहे हैं, आई जो है हमेशा आर से क्या होगा? छोटा होगा। तो आर को मैक्सिमम 90 भी कर दे तब भी आर जो है वो 90 से होगा। तो इसका मतलब आई क्रांतिक कोण नहीं बन सकता। क्रांतिक कोण तभी बनेगा ना जब आर बराबर 90 हो। ये बात समझ में आ रहा है? इसीलिए जब सधन से विरल में जाएगा तभी ये बन सकता है क्रांतिक कोण। विरल सधन में क्रांतिक कोण नहीं बन सकता है। तो ठीक है, आगे हम लोग पूर्ण आंतरिक तो वो पढ़े हैं, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। वो भी क्यों क्या होगा? वो भी सिर्फ सधन से विरल, विरल से सधन में नहीं हो सकता है, क्योंकि इसको 90 कर दे आई तब भी ये इधर निकल जाएगा, ये वापस अपने उसमें नहीं जाएगा। वापस जाने को ही ना हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोल रहे हैं। पिछले डायग्राम में आ जाते हैं वापस से, सधन में विरल में जा रहे थे, जैसे आई बढ़ा रहे थे आर बढ़ते बढ़ते जा रहा था, आई क्रांतिक कोण के बराबर हो गया तो आर जो है वो कितना हो गया मेरा? 90 डिग्री हो गया। तो अगर हम क्रांतिक कोण से भी ज्यादा बना दें तो वो क्या हो जाएगा? वापस लौट जाएगा। इसी को हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है? लोग को लगता नहीं, एक दो लोग अलग देख के लग रहा है। आई जो है सधन से विरल में जा रहा है, एकदम बेसिक से बोलते हैं, सधन से विरल में जा रहा है तो आई मतलब क्रांति आपतित कोण जो है, आपतित कोण, ऐसा आपतित कोण जिसपे अपवर्तित कोण जो है 90 डिग्री हो जाए, वैसे आपतित कोण को हम लोग क्या बोल रहे हैं? क्रांतिक कोण। अब क्रांतिक कोण से ज्यादा हम आई कर दें, मतलब आपतित को जो है हम क्रांतिक कोण से भी ज्यादा कर दें, तो क्या होगा? वापस चला जाएगा, क्योंकि अभिलंब से दूर जाना था तो दूर 90 तक दूर करके पहुंचा दिए, उसके बाद ये ऊपर वापस चला जाएगा। इसी को हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोल रहे हैं। लेकिन अगर विरल से सधन में भेजें तो ऐसा कोई भी आई नहीं, आई को सबसे मैक्सिमम, आपतित कोण को सबसे मैक्सिमम कितना कर सकते हैं हम? 90 डिग्री। तब भी जो है वो सधन माध्यम में जब घुसेगा तो वो 90 से कम में घुसेगा, यानी वो क्रांतिक कोण बना ही नहीं सकता है। जब क्रांतिक कोण ही नहीं बना सकता है तो उससे ज्यादा जाने का, वापस लौटने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। जब क्रांतिक कोण ही तक बेचारा नहीं पहुंच पा रहा है तो वापस कैसे लौटेगा? वापस लौटने को ना हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोल रहे हैं। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो या क्रांतिक कोण हो, दोनों जो है सिर्फ सधन से विरल में जाएगा तभी होगा, विरल से सधन नहीं होगा। ठीक है, ये डायग्राम जो हम खराब कर दिए हैं वो जो बनाने बोले थे सब लोग बना लियो ना,
उसके नीचे पानी का क्रांतिक कोण, कुछ 2-3 का क्रांतिक कोण लिख लो कितना होता है। पानी का क्रांतिक कोण 48 डिग्री, कांच का क्रांतिक कोण 42 डिग्री, और हीरे का क्रांतिक कोण 24.4 डिग्री। पानी का क्रांतिक कोण हो गया तुम्हारा 48, कांच का क्रांतिक कोण हो गया तुम्हारा 42, और हीरे का हो गया तुम्हारा 24.4। अच्छा एक बात बताओ, अगर पानी से हवा में जा रहा है 46 डिग्री सी पे, ये जो आज है हम मेरा ये पानी कथन से यानी वाटर, और यहाँ हो गया एयर यानी विरल। पानी से हमें ये जो आई है मेरा, ये हम 46 डिग्री कर, क्या होगा ये वापस इसमें जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, या परपेंडिकुलर जाएगा, किधर जाएगा, सघन माध्यम में वापस चला जाएगा, या विरल माध्यम में जाएगा, या ये 90 डिग्री पे चला जाएगा। विरल में ये चला जाएगा, ऐसे नॉर्मल से दूर जाएगा, मतलब अगर सीधा जाता तो ऐसे जाता, ये दूर जाएगा नॉर्मल। अगर इसी को हम बढ़ा के 48 डिग्री कर दे तो क्या हो जाएगा, सघन विरल में जाएगा लेकिन 90 डिग्री पे जाएगा, जस्ट 70 पे जाएगा, ठीक है। और अगर इसको हम 50 डिग्री से कर दे तो क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, वो हवा में नहीं जाएगा, वापस पानी से वापस पानी में चला। बात नहीं समझ में आया? हाँ बोलो। हाँ ये पानी का क्रांतिक कोण कितना है 48 डिग्री, ठीक है। पानी से हवा में हम किरण को भेज रहे हैं, हम बोले कि 46 डिग्री हम पहले रख रहे हैं किरण, तो क्या है ये क्रांतिक कोण से 48 से कम है, तो ये मान लो सघन से जो है वापस क्या हो जाएगा, विरल में चला जाएगा। इस जब हम बढ़ा बढ़ा के 48 डिग्री कर देंगे, ये जो आपतित कोण, ये जो आई है इसको 48 डिग्री कर देंगे, तो क्या होगा, परावर्तित कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो यही, और इसको अगर बढ़ा के हम 50 डिग्री कर दें, आपतित कोण को हम, तब पानी से जो हवा में जो जा रहा है किरण का आपतित कोण जो बन रहा है उसको हम 50 डिग्री अगर बना दें, तो क्या होगा, निकलेगा या नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, क्योंकि वो 48 से ज्यादा, 48 पे वो सतह से पे चला जाता है, 48 से ज्यादा है तो वो वापस से पानी में ही रह जाएगा, ठीक है। ये एंगल फिर से 50 बन जाएगा, इक्वल होता है, जिस एंगल से टकराता है उसी एंगल से निकलेगा। बात समझ रहे हैं सब लोग? वैसे हीरा का जो है वो बहुत कम एंगल है, देख रहे हो, एक चीज मार्क कर, मतलब हीरा में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने का चांसेस जो है वो कम है कि ज्यादा है, 24 से कम रहेगा तो वो क्या होगा, 24.4 से अगर कम पे हीरा से बाहर लाइट जा रहा है तो है 24.4 डिग्री से कम में, मान लो 22 डिग्री पे हीरा से पानी बाहर हीरा से जो है ये लाइट जो है तुम्हारा रोशनी जो है हीरा से बाहर निकलना चाह रहा है 22 डिग्री पे हवा में, क्या होगा, निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा, निकल पाएगा। लेकिन वो जैसे 24.4 से बढ़ेगा, जैसे ही 25 डिग्री पे जाने लगेगा तो वो क्या होगा, नहीं निकल पाएगा। तो यहाँ कम हुआ ना, 24.4 से ही जैसे ही एंगल 24.4 से बढ़ेगा, हीरा के सतह से मान लो निकलना चाह रहा है ये रोशनी, ये रोशनी हीरा के सतह से निकलना चाह रहा है, ये अभिलंब है मान लो, ठीक है, ये हीरा का सतह है मान लो, ठीक है, ये अभिलंब है, ये 90 डिग्री का लाइन है, ये समझ रहे हो, ये 24.4 डिग्री से जैसे ही बढ़ा ये वापस हीरा के अंदर ही चला गया, 24.4 डिग्री से कम रहा तो ये निकल रहा है, लेकिन जैसे ही ये 24.4 डिग्री से जो है बढ़ गया, ये क्या हो गया, वापस उसी में आ गया, मतलब बहुत कम है ना, 24.4 डिग्री से जैसे ही बढ़ेगा वो बस हीरा के अंदर ही रह जाएगा। और यही रीजन है कि हीरा चमकता ज्यादा है, हीरा में जो शाइन होता है, शाइन किसी होता है कि लाइट उसके अंदर ज्यादा वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, अंदर बार बार वो निकलना चाह रहा है उसके सतह से, लेकिन सतह से नहीं निकल के हीरा के अंदर ही बहुत बार घूम के तब निकल रहा है, इसीलिए हीरा में चमक होता है। तो हीरा का चमक आगे हम ये लिखा देंगे, लिखने का जरूरत नहीं, हीरा का चमक जो है वो परावर्तन के कारण होता है।
ये बहुत कम वैल्यू है ना, ये बात आप समझे, ये वैल्यू जो है ये बहुत कम है। तो 24 डिग्री से जो कम डिग्री होगा वही निकलेगा बाहर, बाकी सारा लाइट जो है अंदर फंसते जाएगा, अंदर एक सतह से दूसरे सतह, दूसरे तीसरे में टकराएगा, और 3-4 बार टकराएगा तब निकलेगा बाहर। तो 3-4 अंदर लाइट जो है अंदर ही फंसा हुआ है, तो वो क्या लगेगा देख के बाहर से, कि लाइट उसमें चमक रहा है, इसीलिए हीरा चमकता हुआ लगता है। समझ रहे हैं? ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्रांतिक कोण का लिख दिया डेफिनेशन, का डायग्राम बनवा दिए। नेक्स्ट लिखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब आप कोण का मान, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक से अधिक हो, तब अपवर्तन की घटना, अपवर्तन की घटना क्या होगा, होगा कि नहीं होगा? तक जो लिखवाए हैं आधा लाइन जो पढ़ो। जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से, तब अपवर्तन की घटना नहीं हो, समझ रहे हो ना? तो ना होकर, ना होकर परावर्तन की घटना होती है, ना होकर परावर्तन की घटना होती है, मतलब अपवर्तन नहीं होके वो वर्तन हो जाता है जैसे ही क्रांतिक कोण से बढ़ेगा। ना होकर परावर्तन की घटना होती है, बात को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। समझ में आ गया ये बात? नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखो, आंतरिक परावर्तन के दो शर्त, आंतरिक परावर्तन के दो शर्त। क्या है दो शर्त? सघन से जल ही होना चाहिए। पहला शर्त लिखो, प्रकाश सघन माध्यम से, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो। और दूसरा का कोण क्या होना चाहिए क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए ना, कम होगा वो तो अपवर्तन हो जाएगा। हम परावर्तन के दो शर्त क्या लिख रहे हैं, हम किस चीज की शर्त लिख रहे हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के दो शर्त, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसका मतलब यही हुआ ना, आंतरिक परावर्तन दो शर्त पूरा होगा तभी होगा। पहला तो सघन से जल में जाना चाहिए, ये हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं। और दूसरा उसका मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए ना, अधिक होगा तभी तो परावर्तन होगा, अगर कम रहेगा तो वो तो दूसरे चला जाएगा माध्यम में, तब तो अपवर्तन हो जाएगा। तो दूसरा पॉइंट लिखो, आपतन कोण का मान, आपतन का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो, क्रांतिक कोण से अधिक हो। समझ गए सब लोग? नेक्स्ट हेडिंग, पूर्ण आंतरिक परावर्तन संबंधी महत्वपूर्ण घटनाएं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन संबंधी महत्वपूर्ण घटनाएं। तो बेसिकली देख क्वेश्चन तुम्हारा, पहला एग्जांपल तो हम बता ही दिए हैं क्या,
हीरा का अधिक चमकना, पहला एग्जांपल हीरा का अधिक चमकना। गर्म प्रदेशों में, दूसरा लिखो, दूसरा एग्जांपल, गर्म प्रदेशों मरीचिका का बनना, गर्म प्रदेशों में इंग्लिश में मिराज बोल, गर्म प्रदेश मरीचिका का बनना में क्या होता है, ये हम लोग बहुत सारे मूवी वगैरह में भी दिखाया है कि रेगिस्तान वगैरह में लगता है ऐसा कि पानी है, लेकिन पानी नहीं है। पानी क्यों लगता है दूर, कि लगता है किसी चीज का रिफ्लेक्शन हो रहा है, का परावर्तन हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मान लो एक पेड़ है तो वो पेड़ नीचे भी दिख रहा है, इसका मतलब तालाब होगा तभी ना ऐसे उल्टा दिख रहा है। तालाब के पास पेड़ ऐसे है तो तालाब में कैसा ऐसे दिखेगा उल्टा। ये चीज को मरीचिका बोलते हैं, जहां पे एक्चुअल में पानी नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि चीज है, मतलब उसका परावर्तन हो रहा है नीचे। ये भी तुम्हारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। ये जो पेड़ है मेरे आंख तक जो आ रहा है वो डायरेक्ट नहीं आके, लेयर सब नीचे का जो हवा का लेयर है वो इतना गर्म हो जाता है, इतना हल्का हो जाता है, नीचे का लेयर और ऊपर का लेयर आपस में दो माध्यम बन जाता है। और दो माध्यम बनने के कारण क्या होता है कि उसमें जब सघन से विरल में आता हुआ लगता है तो ऐसा लगता है कि पेड़ उल्टा भी है नीचे, क्या लगता है, इसका मतलब है कि मिराज फॉर्मेशन हो। इतना डिटेल में अगर नहीं समझ आ रहा तो बेसिक एग्जांपल याद रखना कि मिराज यानी मरीचिका जो होता है वो हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। तीसरा, ठंडे प्रदेश में मरीचिका का बनना, ठंडे प्रदेशों में हवा में लटका हुआ लगता है, ठीक है। जैसे गर्म प्रदेशों में ऐसा लगता है कि जमीन में रिफ्लेक्शन है, ठंडे प्रदेश का लगता है कि लगता है हवा में लटका हुआ है चीज, को भी मरीचिका ही बोलते हैं। ठंडे प्रदेशों ठंडे प्रदेशों में मरीचिका का बनना भी, आ जाओ तुम आज बोल दियो ना। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण लिखो, चौथा उदाहरण, पानी में हवा से भरे बुलबुले का चमकना, पानी में हवा से भरे बुलबुले का चमकना। और नेक्स्ट एग्जांपल लिखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये आजकल का बहुत आ रहा है, प्रकाशिक तंतु, यानी इंग्लिश में उस ऑप्टिकल फाइबर जो ज्यादा फेमस, ऑप्टिकल फाइबर सुने, सबके मोहल्ला में लगा हुआ है ना जियो का वायर जो लगा हुआ है, ऑप्टिकल फाइबर या प्रकाशिक तंतु, प्रकाशिक तंतु और इंग्लिश में ऑप्टिकल। में कैसे होता है, वेव जो हमारा तार है, लाइट है, वो इतने ज्यादा एंगल पे रखते हैं बाहर नहीं निकल, वापस इस करते करते प्रकाश है नॉर्मल हो जाएगा ना, ये बाहर नहीं निकल के वापस वायर में ही, वायर जो है जो हमारा तार है, बाहर क्या है, मान लो हवा है, तार जो है का जो है ये क्या हो जाएगा, ये सघन हो जाएगा ना, तार और हवा में तो तार सघन होगा और ऊपर
विरल होगा, सघन से विरल जा रहे हैं, और इस एंगल को जो है, ये जो एंगल है इस आई को, एंगल जो है तो आई को जो है से ज्यादा रख रहे हैं। क्रांतिक कोण से ज्यादा रखेंगे तो बाहर नहीं निकल, क्या होगा, अंदर ही चले जाएगा। सिमिलरली फिर यहाँ से बाहर नहीं निकल, अंदर ही चले जाएगा। हमारा सिग्नल प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर से बाहर का लॉस कम होता है, फास्ट पहुंच। हमारे मोहल्ला सब में लगा हुआ है ना दो का वायर, सब ऑप्टिकल फाइबर। ये आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि हमारा प्रकाशिक तंतु या ऑप्टिकल फाइबर, हाँ प्रकाशिक तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशिक ये जो जीरो वगैरह का वायर बोल रहे हैं काम करता है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, एग्जांपल्स जो है ये पूछ, ऑप्टिकल फाइबर वाला पूछ सकता है कि ये कैसे काम, प्रकाशिक तंतु भौतिकी सिद्धांत पे है वो, यांत्रिक परावर्तन के बेस। नेक्स्ट हेडिंग डालो, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण हिंदी का, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण ऑफ लाइट क्या होता है, बेसिकली श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म करता है अपने 7 रंगों में बट जाता है, इसी प्रकाश का 7 कलर से बना रहता है ना प्रकाश, कौन सा 7 कलर है, विबग्योर, विबग्योर में जो बट जाता है उसी वर्ण विक्षेप। जब शूट श्वेत प्रकाश, प्रिज्म सब लोग समझता है ना, प्रिज्म ऐसे ट्रायंगल का 3D वर्जन होता है, ऐसा बना होता है ट्रायंगल का 3D। स्कूल में सब लोग 9th 10th में एक्सपेरिमेंट, आई होप 150 में छोड़ने में तो फिर फाइन लगता था। जब सूर्य श्वेत प्रकाश, जब सूर्य श्वेत प्रकाश प्रिज्म होकर गुजरती है, कर गुजर, तब यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, तब यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। घटना को, घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश का वर्ण डायमेंशनल आ रहे हैं, ये एक्चुअली 3 डायमेंशनल। ये क्या होगा, नॉर्मल की तरफ जाएगा कि नॉर्मल जाएगा, अभी है बाहर प्रिज्म है,
लाइट है हमारा क्या हो गया अपतित, ये जो परावर्तन अपवर्तन होने के बाद जो है ये नॉर्मल के तरफ अभिलंब के तरफ जाएगा या अभिलंब अभिलंब के तरफ जाएगा, मतलब ऐसे कर देते हैं, अगर सीधा जाता तो ऐसे जाता, और अब जो है अभिलंब के तरफ जाएगा या अभिलंब से दूर से बाहर निकलेगा, दूर जाएगा। ठीक है, अब दूर जाएगा तो इसको हमको है इसको हम 7 रंगों में बांट देंगे। अगर सीधा जाता तो ऐसे जाता, जा रहा है ऐसे करके हम 7 रंगों में बांट दे रहे हैं। कितना हुआ 4 5 7 10 कर रहे हैं। विब की ओर जो है सबसे ये होगा वायलेट, इंडिगो, फिर मतलब सबसे ज्यादा किसका हुआ वर्ण विक्षेप का हुआ, सब बैगनी का सबसे ज्यादा हुआ और लाल का सबसे कम हुआ। बैगनी का सबसे ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि बैगनी प्रकाश का चाल जो होता है सबसे कम होता है, ये उसका वर्ण विक्षेपण जो है ज्यादा होगा, और लाल प्रकाश का जो है चाल सबसे ज्यादा होता है, तो इसलिए उसका वर्ण विक्षेपण कम होता है। तो ये डायग्राम बना लो पहले, वाइट लाइट श्वेत प्रकाश नॉर्मल बनाइए, पता है इसके 90 डिग्री का ये नहीं। अगर जाता सीधा जाता तो ऐसा जाता, ऐसे नहीं, डॉटेड लाइन। अगर सीधा जाता तो ऐसे जाता, लेकिन ऐसे जाके क्या होगा, नॉर्मल से जंप से जो है वो जाएगा, इसीलिए ऐसे जाएगा, सबसे ज्यादा वायलेट अभिलंब से दूर हट जाएगा। ये दोनों लाइन क्या है समझ रहे हो, ये लाइन और ये लाइन क्या है, एक मिनट एक सेकंड बनाना, ये लाइन और ये लाइन क्या है, अभिलंब है। ये लाइन जो है इसका अभिलंब है, और ये लाइन जो है इसका अभिलंब, कर्स के वाला। और प्रकाश अगर सीधा चला जाता तो ऐसे जाता, लेकिन अभिलंब से उसको जाना है, ऐसे की सबको ही जाएगा, लेकिन वायलेट जो है बैगनी जो है सबसे ज्यादा दूर जाएगा, और रेड जो है सबसे कम दूर जाएगा, अभिलंब से दूर, क्योंकि हमारा सघन माध्यम से जल माध्यम में जा रहा है, तो अभिलंब से प्रिज्म से क्या बन गया। नीचे ये पॉइंट लिख लो, बैगनी प्रकाश का, बैगनी रंग के प्रकाश का, बैगनी रंग के प्रकाश का विचलन सबसे अधिक होता है, विचलन सबसे अधिक होता है, क्योंकि प्रिज्म बैगनी प्रकाश, बैगनी रंग के प्रकाश का विचलन अधिक, प्रिज्म बैगनी का चाल सबसे कम होता है, बैगनी का चाल सबसे कम होता है। और नेक्स्ट लाइन लिख लो, पैराग्राफ, लाल रंग के प्रकाश का विचलन, लाल रंग के प्रकाश का सबसे कम होता
क्योंकि प्रिज्म में लाल प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। प्रिज्म लाल प्रकाश चाल सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट लिखो, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का यानी स्कैटरिंग। प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग लाइट। पर्सन सबको समझ में आ गया? वर्ण विक्षेपण, और बैगनी का सबसे ज्यादा हो रहा है और लाल का सबसे कम हो रहा है। ये एक बार हम एक दो और टॉपिक है वो पढ़ा लेंगे। फिर हम पहला वाला जो डायग्राम लिखवाए थे, तो एरो वाला याद है, विबग्योर लिखे थे, एक साइड लिखे थे हम तुम्हारा एक साइड लिखे थे लैम्डा लिखे थे, और दूसरे साइड लिखे थे आवृत्ति लिखे थे और ऊर्जा लिखे थे। ठीक है, ये ठीक है, स्पीड किस साइड हो जाएगा? इस साइड लैम्डा, उस साइड स्पीड हो जाएगा, क्योंकि बैगनी का सबसे कम है, बैगनी का सबसे कम तरंग दैर्ध्य भी था, और हमारा डिस्पर्सन जो है वो क्या हो जाएगा? बैगनी का सबसे ज्यादा है, मतलब जिस साइड आवृत्ति था उस साइड हमारा हमारा वर्ण विक्षेपण जो अभी हम लोग पढ़े हैं वो हो जाएगा। और सेम अभी प्रकाश का प्रकीर्णन जो पढ़ेंगे भी लिखवा देंगे, घबराओ मत, ये आएंगे। और अभी एक मतलब याद दिला रहे हैं कि वैसा कुछ था ना, हम बताए थे कि उस डायग्राम में हम बहुत कुछ लिखे। नेक्स्ट हेडिंग डाल दिए, प्रकाश का प्रकीर्णन। ये क्या होता है? प्रकाश जब वायुमंडल में आता है, छोटे छोटे कण होते हैं प्रकाश वायुमंडल में, वो कण के कारण जो है प्रकाश फैल जाता है, तो हम लोग स्कैटरिंग यानी प्रकाश का विकिरण बोलते हैं। तो प्रकाश जो होता है वायुमंडल के छोटे कण में टकरा के फैल जाने को प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। लिखो, जब प्रकाश वायुमंडल होकर गुजरती है, जब प्रकाश वायुमंडल होकर गुजरती है, तब वायुमंडल में उपस्थित तब वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे धूल कणों द्वारा छोटे कणों द्वारा विभिन्न दिशा में विसरित हो जाती है। विभिन्न दिशा में विसरित हो जाती है। इस घटना को प्रकीर्णन कहते हैं। इस घटना को प्रकीर्णन समझ में आ रहा है? जब प्रकाश मेरे वायुमंडल में घुसा, के छोटे छोटे कणों से टकरा के जब फैल गया, तो उसमें प्रकीर्णन होता है। अच्छा एक बात बताओ, अंतरिक्ष में निर्वात में मतलब प्रकीर्णन पॉसिबल है? नहीं है, वहां वायुमंडल ही नहीं है, तो भाई छोटे छोटे कण कहाँ से लेंगे और कण से टकराएंगे कहाँ, फैलाएंगे कहाँ? जब कण ही नहीं है तो भाई फैलाएंगे कहाँ उसको? ठीक है, तो इसीलिए वायुमंडल में प्रकीर्णन पॉसिबल, सॉरी वायुमंडल जहां नहीं है वहां प्रकीर्णन पॉसिबल नहीं है।
ठीक है, नेक्स्ट लिखो रेले के नियम। रेले के, अरे भाई एलई नाम है। ये क्या बोलता है, प्रकीर्णन जो होता है वो तरंग दैर्ध्य से क्या चलता है, और तरंग दैर्ध्य का पावर 4 से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तुम्हारा प्रकीर्णन। मतलब प्रकीर्णन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई लैम्डा की पावर 4। लिख लो प्रकीर्णन इनवर्सली, साइन इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला 1 बटा तरंग दैर्ध्य की पावर 4 का मतलब समझ रहे हैं। तरंग दैर्ध्य जैसे, एक सेकंड, तरंग दैर्ध्य जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे प्रकीर्णन क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। बढ़ेगा कौन बोल, ये उल्टा है ना, नीचे वाला चीज जैसे जैसे बढ़ेगा तो ऊपर वाला चीज वैसे वैसे घटेगा, और नीचे वाला चीज जैसे जैसे घटेगा वैसे वैसे ऊपर वाला चीज बढ़ेगा। समझ रहे हो ना, ये इनवर्स रिलेशन बोलते हैं। अगर सामने लिखते डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये साइन है, लेकिन अगर नीचे एक बटा कर दे तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। ठीक है, प्रकीर्णन प्रोपोर्शनल टू 1 बटा रेली का पावर, रेले सॉरी तरंग दैर्ध्य का पावर, यानी प्रकीर्णन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई लैम्डा का पावर, वही तरंग दैर्ध्य को हम लोग फॉर्मूला में क्या बोलते हैं, लैम्डा बोलते हैं। ठीक है, तो अब समझ में आ रहा है, जिस साइड जो हम तरंग दैर्ध्य लिखे थे डायग्राम में, ये तरफ हम लोग प्रकीर्णन लिखेंगे, क्योंकि जैसे तरंग दैर्ध्य चलता उसके ठीक उल्टा विपरीत जो है तुम्हारा प्रकीर्णन चलेगा। हाँ दिख रहा है ना, ये समझ में आ रहा है ना। मान लो ये 4 है, मान लो यहाँ मान लो 8/2 है, ठीक है। जैसे जैसे इसको बढ़ाएंगे, इसको 3 कर देंगे तो ये 4 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 8/2 है, अब 8/3 कर दे तो 8/3 तो 4 से कम होगा। तो वही बात बोल रहे हैं, यहाँ जैसे जैसे बढ़ाएंगे इधर का वैल्यू जो है वैसे वैसे नीचे का बढ़ाएंगे तो ऊपर का कम होगा। बेसिक मैथ से ये सबको समझ में आ रहा है ना, डिवीजन वाला नीचे वाला चीज जो होता है, अगर जो डिवीजन कर रहे हैं, जिसको डिवाइड कर रहे हैं, जिस चीज को बढ़ाएंगे तो सामने वाला ऊपर वाला चीज जो है घटेगा। तो यहाँ पे तरंग दैर्ध्य से उल्टा चलता है। तो तरंग दैर्ध्य सबसे कम किसका था, बैगनी का था कि लाल का था? बैगनी का तरंग दैर्ध्य सबसे कम था। तो जो सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किसका होगा, बैगनी का होगा कि लाल का? लाल का कैसे होगा, सबसे कम किसका है तरंग दैर्ध्य? बैगनी का। तो प्रकीर्णन सबसे उल्टा होगा ना, तो लाल बैगनी का सबसे कम है तरंग दैर्ध्य, तो प्रकीर्णन उसका सबसे ज्यादा होगा, यही तो उल्टा हुआ ना। क्या मतलब दोनों तरफ से उल्टा थोड़ा कर दोगे, वहां भी उल्टा इधर भी उल्टा कर दोगे तो फिर तो सीधा हो गया। बैगनी प्रकाश का सबसे कम तरंग दैर्ध्य है, इसलिए उसका प्रकीर्णन जो है वो सबसे ज्यादा होगा। लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा है, इसीलिए उसका प्रकीर्णन जो है सबसे कम होगा। ठीक है, तो ये लाइन लिख लो। बैगनी का प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, बैगनी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होते हैं, सबसे कम होते हैं, इस कारण इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। इस कारण का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है।
ये पहले अभी ये मत बनाना, हम बताएंगे तब। ये लिख लिया, लाल में उल्टा हो जाएगा, ये लिखने का जरूरत नहीं आ रहा है ना, ये लिखवाने का जरूरत नहीं है ना, फॉर्मूला से ही दिखता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, जिससे एक तो ये रेले के नियम आ सकता है, या किसका ज्यादा किसके कम से आ सकता है, 2 कलर दे दे 4 कलर दे दे, किसका कम प्रकीर्णन है किसका ज्यादा प्रकीर्णन है, चल जाएगा। और दूसरा हमारा कुछ घटनाएं जो एग्जाम्पल्स है, लिखो प्रकीर्णन संबंधी कुछ उदाहरण, प्रकीर्णन संबंधी कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। ये भी, इससे भी क्वेश्चन आता है कि ये घटना दे देगा और पूछेगा कि कौन सा भौतिक के कारण, कौन सी भौतिकी प्रिंसिपल के कारण ये घट प्रकीर्णन के कारण क्या क्या होता है। तो नंबर 1 लिखो, आकाश का रंग के प्रकीर्णन के कारण नीला होता है। आकाश का रंग के प्रकीर्णन के कारण नीला होता है। ये बता सकते हो क्या कि ऐसा क्यों लिखा। आकाश का रंग जो है वो एक्चुअल में नीला नहीं है ना, नीला दिखता है लेकिन असल में नीला नहीं है ना, वो नीला हमको लग रहा है। चाहे समुद्र का रंग जो है वो नीला नहीं है, समुद्र का पानी का रंग कोई होता है, पानी का कुछ रंग होता है नहीं होता है, बचपन से पूछ, लेकिन समुद्र देखने पे नीला लगता है। तो आकाश नीला दिखता है या समुद्र, प्रकीर्णन के कारण। तो क्या हो रहा है प्रकीर्णन के कारण, ऐसा कैसे हो रहा है। हाँ, सूरज के लाइट को प्रकीर्णन के कारण होता है, एग्जाम्पल लिखवा दिए, लेकिन कैसे हो रहा है ये हम पूछ। हाँ, स्कैटरिंग वही प्रकीर्णन हो रहा है, कैसे हो रहा है, नीला ही क्यों दिख रहा है उसके कारण, क्या हो रहा है, कैसे नीला। सबसे ज्यादा किसका, जो शुरू का 3 कलर जो है, सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किसका हम बोले थे, बैगनी का, उससे ज्यादा, मतलब सॉरी उससे कम, ज्यादा नहीं, सबसे ज्यादा हो गया वायलेट का, उससे थोड़ा कम इंडिगो का, तब ब्लू का, तब ग्रीन का, तब रेड का, तब ऑरेंज का, और सबसे कम रेड का। तो शुरू का तीनों कलर जो है वो लगभग क्या है, सबसे ज्यादा हो रहा है इन्हीं का, इस तरफ से ज्यादा हो रहा है और इधर जाते जाते कम हो जा रहा है। तो लगभग तीनों कलर लगभग क्या है, नीला ही है। चाहे बैगनी पकड़ लो, चाहे इंडिगो पकड़ लो, चाहे ब्लू पकड़ लो, तो एक नीला का ही वेरिएशन है ना। तीनों को देखो तो मतलब ओवरऑल में बैगनी चाहे इंडिगो चाहे नीला, तो सबसे ज्यादा प्रकीर्णन वाला जो है, जिसका जो रंग सबसे ज्यादा फैल रहा है वो बैगनी है, के बाद इंडिगो, और सबसे कम फैल रहा है लाल। तो शुरू का रंग ज्यादा, बहुत ज्यादा फैल रहा है ना, लाल कम फैल रहा है, और वो सब, ये सब रंग जो है, ये तीनों जो रंग है वो ज्यादा फैल रहा है शुरू का, जिसमें सबसे ज्यादा बैगनी फैल रहा है, तब इंडिगो, तब ब्लू, के बाद ना ऑरेंज, ग्रीन, तब येलो, तब ऑरेंज, तब रेड। वो क्या दिखता है, बात समझ में आया। क्योंकि वायलेट, वही वायलेट, ब्लू और इंडिगो तीनों का कॉम्बिनेशन, सबका प्रकीर्णन हो रहा है ना, लाल का भी प्रकीर्णन हो रहा है, सिर्फ वायलेट का नहीं ना प्रकीर्णन हो रहा है, इंडिगो का भी हो रहा है, ब्लू का भी हो रहा है, सबका हो रहा है ना, ग्रीन का भी हो रहा है और येलो का भी, ऑरेंज, लेकिन सबसे ज्यादा वायलेट का हो रहा है, उसके बाद तुम्हारा इंडिगो और ब्लू, तो तीनों का कॉम्बिनेशन में लगभग ब्लू टाइप का दिखता है ना। एग्जैक्ट हम उसमें अगर वो निकालने लगे, कलर पैलेट उसमें खोजने लगे, तो एग्जैक्ट ब्लू, ये स्काई ब्लू का एक अलग नाम दे दिए स्काई ब्लू, एग्जैक्ट ब्लू तो नहीं, ये मतलब आज हम नीला वाला नहीं पहन, कोई नीला वाला डार्क नीला पहन के आया तो वैसा तो नहीं दिखता है ना, एक लगभग कॉम्बिनेशन। तो इसके कॉम्बिनेशन, सबके कॉम्बिनेशन में, लेकिन इधर वाला ज्यादा फैल रहा है, इसीलिए इधर वाले पे जो, इधर वाला सब जो है वो लगभग नीला कलर बनाता है, जिसको स्काई ब्लू कलर बोलते हैं। बैगनी सिर्फ क्यों नहीं होगा, क्योंकि बैगनी ही सिर्फ नहीं ना फैल रहा है, फैल तो बाकी सब रहा है, सबके कॉम्बिनेशन से फैल रहा हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा बैगनी फैल रहा है, उसके बाद इंडिगो, और उसके बाद ब्लू। तो ये लगभग सारा, यो शुरू का जो सारा कलर है वो लगभग ब्लू जैसा दिखा रहा है, उस पर लाल पे फर्क, उसका लाल पे फर्क उतना ज्यादा नहीं आ रहा है, तो इसलिए वो नीला दिख रहा है। सेम गोज विथ समुद्र का पानी, समुद्र के पानी में भी प्रकाश का प्रकीर्णन होगा, प्रकीर्णन सबसे ज्यादा तुम्हारा
शुरू वाले का होगा तो ये हो गया। समुद्र का पानी नीला एक और रीजन से दिखता है। क्यों एक और रीजन? वेरी गुड। आकाश का रिफ्लेक्शन के कारण भी वो नीला दिखता है। आकाश हमको नीला लग रहा है, उसके रिफ्लेक्शन के कारण भी नीला दिखता है। तो ये बात ध्यान रखना। हो सकता है ट्रिक क्वेश्चन आए तुम्हारे एग्जाम में, जो भी एग्जाम दो वो एक ऑप्शन दे दे समुद्र का पानी नीला क्यों दिखता है, 4 ऑप्शन दे दे। तो पहला ऑप्शन है प्रकीर्णन के कारण। तुम मस्त प्रकीर्णन के कारण ऑप्शन मार्क किए और सोचे, निकले एग्जाम हॉल के बाद वही एक क्वेश्चन के कारण मेरा छूट गया। तो दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शन भी पढ़ना है, ये बार बार हम बोलते हैं। भले तुमको आंसर पहला ही ऑप्शन में मिल जाए, बाकी सारे ऑप्शन भी पढ़ लेना। खासकर वैसे एग्जाम में जहां पे कि नीचे में ऑप्शन ऐसा हो कि इनमें से एक से अधिक। मान लो ये ऑप्शन दिया रहे प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखता है, एक ऑप्शन दिया रहे समुद्र आकाश के परावर्तन के कारण। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। तो इनमें से अधिक वाला जो होगा हो जाएगा। समझ रहे हो? सारे ऑप्शन को देखना है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ये लिख चुका है ना आकाश का रंग। नेक्स्ट सेकंड लिखो, समुद्र का पानी प्रकीर्णन के कारण ही नीला दिखाई पड़ता है। समुद्र का पानी प्रकीर्णन के कारण ही नीला दिखाई पड़ता है। इसमें एक लाइन और जोड़ दे, हालांकि समुद्र का पानी प्रकाश के सॉरी आकाश के समुद्र का पानी आकाश के परावर्तन के कारण भी नीला दिखता है। हालांकि हालांकि समुद्र का पानी आकाश के परावर्तन के कारण भी नीला दिखता है। आकाश के परावर्तन के कारण नीला दिखता है। दोनों के कारण नीला दिखता है। एक तो खुद का प्रकीर्णन हो ही रहा है, आकाश अपने आप को नीला देख रहा है प्रकीर्णन के कारण, तो उसका परावर्तन जो होता है, आकाश का परावर्तन जो है उसके कारण भी समुद्र जो है वो मेरा नीला दिखता है। अच्छा, खतरे का निशान कौन से रंग का होता है? लाल। ब्रेक में भी तुम्हारे जो रहता है पीछे लाल होता है, वो लाल क्यों होता है ये बता सकते हो? सबसे कम सबसे कम फैलता है तो वो ज्यादा दूर तक जाएगा। लाल प्रकाश जो है उसका प्रकीर्णन जो है वो सबसे कम होता है। अभी हम लोग देखें कि बैगनी का सबसे ज्यादा होता है और लाल का सबसे कम होता है। तो हमको दूर तक दिखाना है ना, खतरा जितना दूर तक तुमको दिख जाए उतना अच्छा है। उसको हम लोग लाल, चाहे रेड लाइट हो, चाहे तुम्हारा गाड़ी के पीछे जो हो, कोई भी खतरे के निशान, इसलिए हम लोग लाल रखते हैं। लाल कलर का जो प्रकीर्णन होता है वो सबसे कम होता है। सबसे कम होगा तो वो दूर तक दिखाई देगा, दूर से आपको पता चल जाएगा कि आगे खतरा है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, खतरे का निशान लाल। खतरे का निशान लाल रखा जाता है, रखा जाता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन कोई तुम्हें सुबह उठने वाला हो या शाम में, सुबह में करते होगे, सुबह में का कलर कैसा लगता है? एकदम लाल लगता है, बहुत ज्यादा लाल लाल लगता है। प्रकीर्णन के कारण ही, वो तो प्रकीर्णन में घटना में बता रहे तो प्रकीर्णन के कारण ही होगा। मतलब हम लॉजिक समझना चाह रहे हैं क्यों। अपवर्तन के कारण तो 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक दिखता है, कारण तो प्रकीर्णन ही होगा। अभी हम प्रकीर्णन में उसका एग्जांपल दे रहे हैं, लाल दिख रहा है तो प्रकीर्णन के कारण ही होगा। लेकिन कैसे होता है वो, प्रकीर्णन के कारण क्यों लाल दिखता है? क्या? लाल का प्रकीर्णन सबसे कम होता है जब उग उग रहा है सूरज, और जब डूब रहा है बहुत दूर से उसका रोशनी हम तक पहुंच रहा है। जब उग रहा है और
होता है तो बाकी सारा लाइट जो होता है उसका प्रकीर्णन होकर फैल जाता है और मेरे आंख तक जो है उसका सिर्फ लाल रंग ही पहुंचता है, इसीलिए हमको लगता है कि सूर्य बहुत लाल है। दो बात ध्यान से रखना, आकाश का प्रकीर्णन जो होता है वो फैल गया इसीलिए वो नीला दिख रहा है। सबसे ज्यादा प्रकीर्णन जो है इस कलर का हो रहा है इसीलिए आकाश जो है हमको नीला दिख रहा है। लेकिन सूर्य का प्रकाश जब फैल जाता है तो मेरे आंख तक नहीं पहुंचता है, सिर्फ लाल ही मेरे आंख तक पहुंचता है। ये हमको जो है सूर्य है वो लाल दिख रहा है। जब बहुत दूर से उगते और डूबते वक्त बहुत दूर से मेरे रोशनी तक आ रहा है मेरे आंख तक पहुंचने के पहले ही बाकी सब रोशनी का प्रकीर्णन हो जाता है, क्योंकि लाल का सबसे कम प्रकीर्णन होता है इसीलिए वो हमको लाल लगता है। समझ में आ रहा है? और सूर्य का एक और एग्जाम्पल हम देखे थे 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद वाला, हम वहां बोले थे ना कि हम एक बात और बताएंगे बाद में, ये बात बताना चाहिए। अगर 2 मिनट पहले या 2 मिनट बाद तक दिखता है उस वो क्यों हो रहा है? अपवर्तन के कारण। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया हो सूर्य अधिक लाल उगते और डूबते वक्त दिखता है तो वो किसके कारण होगा? प्रकीर्णन के कारण। समझ में आ रहा है? ये लिख लो, उगता सूरज एवं डूबता सूरज, उगता सूरज एवं डूबता सूरज प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण लाल दिखाई पड़ता है। लाल दिखाई पड़ता है। तो समझ में आ रहा है ना? आकाश में फैल जाता है इसीलिए वो नीला दिखता है, लेकिन सूरज लाल फैलने के कारण हम तक नहीं पहुंचता है, सिर्फ लाल ही कम फैलता है इसीलिए हमको वो दोनों में प्रकीर्णन हो रहा है। एक में ज्यादा फैलने के कारण वो नीला दिख रहा है और एक में ज्यादा फैलने के कारण हमको बाकी कलर दिख रहा है और लाल सबसे कम फैल रहा है। एक उससे मिलता जुलता एग्जांपल 2 मिनट पहले 2 मिनट बाद वाला है, उगना और डूबना पहले वो अपवर्तन का है। अच्छा एक बात बताओ, चंद्रमा या अंतरिक्ष से अगर हम आकाश को देखें, जहां धरती से हम आकाश को देख रहे हैं तो क्या दिखता है? चंद्रमा या अंतरिक्ष से काला दिखेगा। क्यों? क्योंकि वहां वायुमंडल ही नहीं है। वायुमंडल नहीं है हमारा, स्कैटरिंग यानी प्रकीर्णन होगा ही नहीं। हम प्रकीर्णन नहीं होगा तो कलर का ही नहीं है तो काला दिखेगा। ठीक है, तो लिखो चंद्रमा, नेक्स्ट पॉइंट, चंद्रमा या अंतरिक्ष से आकाश को देखने पर चंद्रमा या अंतरिक्ष आकाश को देखने पर आकाश काला दिखाई देता है। आकाश काला दिखाई देता है क्योंकि वायुमंडल नहीं हो कारण, वायुमंडल नहीं कारण प्रकीर्णन नहीं होता है। ठीक है, इस वापस से ये डायग्राम विजिट पाए थे और जहां जगह छोड़ने इस साइड क्या लिखवाए थे हम? लैम्डा लिखवाए थे। मतलब क्या हुआ कि वायलेट का जो है बैगनी प्रकाश का सबसे कम होगा, ज्यादा नहीं। ये इस साइड, ये एरो का डायरेक्शन नहीं समझ रहे हो? एरो मतलब यहाँ से शुरू होता है और उधर बढ़ रहा है, मतलब वैसे वैसे बढ़ रहा है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हम लोग बनाते थे ना, ऐसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते थे तो एरो जिधर था उधर बढ़ता था ना। वाई एक्सिस में यहाँ 0 होता था, फिर 1 2, एरो का जो डायरेक्शन होता है उसी तरफ
बढ़ेगा और जो एरो का अपोजिट डायरेक्शन में वो घटेगा। तो हम इस साइड एरो का डायरेक्शन देख रहे हैं, मतलब वायलेट का सबसे कम और आर का सबसे ज्यादा मान रहे हैं हम। और इस साइड ऐसे नीचे की तरफ एरो बढ़ा रहे हैं, मतलब लाल का सबसे कम और वायलेट का सबसे ज्यादा। यहाँ ऊपर नीचे का कोई बात नहीं ना है, ये हम दिखाने के लिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख, जैसे मन वो हम दिखाने के लिए कि वायलेट का सबसे कम और रेड का सबसे ज्यादा और इसी क्रम में बढ़ रहा है। तो इस साइड हम लैम्डा लिखे थे और कुछ लिखे नहीं। सेम सेम साइड तुम्हारा स्पीड भी हो जाएगा, चाल यानी चाल भी वायलेट प्रकाश का सबसे कम होता है और लाल प्रकाश का सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, इक्वल टू एन लैम्डा एक फॉर्मूला लिखे थे। तो हम लोग क्या बोले थे, एन यानी फ्रीक्वेंसी है, एफ लिख लेते हैं। मान लो एफ बराबर जो होता है वी बाई लैम्डा। जिस तरफ लैम्डा है उसके ठीक विपरीत तरफ तुम्हारा फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति हो जाए। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, वी इक्वल टू एन लैम्डा। एन जहाँ की फ्रीक्वेंसी है तो इसको एफ भी लिख, फ्रीक्वेंसी का 3 नाम था, एन, एफ और न्यू। तो हम इसको एफ लिख दे रहे हैं ताकि तुम लोग नहीं हो। इक्वल टू एफ लैम्डा मान लो है तुम्हारा। एफ को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ सॉरी लैम्डा को उधर भेजेंगे, एफ इज इक्वल क्या हो जाएगा, वी बाई लैम्डा। मतलब लैम्डा नीचे चला गया और एफ ऊपर चला गया। जैसे जैसे लैम्डा बढ़ेगा वैसे वैसे एफ घटेगा, तो एफ को हम उल्टा साइड लिखेंगे। सिमिलरली एनर्जी का फॉर्मूला देखे थे हम, ई इक्वल टू एच यानी एच इंटू एफ। इधर एफ होगा उधर ही एनर्जी यानी ऊर्जा होगा। जैसे जैसे एफ बढ़ेगा वैसे वैसे एनर्जी बढ़ेगा। तो साइड हम लोग एनर्जी यानी ऊर्जा भी लिखे थे, यहां तक हम लोग लिख चुके थे। ठीक है, एक नया बात स्पीड लिखवाए थे। स्पीड के जो है ठीक उल्टा क्या चलता है तुम्हारा, वर्ण विक्षेपन। डिस्पर्सन अभी थोड़े पहले पढ़ा है, वर्ण विक्षेपन तो हम क्या लिखा है कि बैगनी प्रकाश का वर्ण विक्षेपन सबसे अधिक होता है, बैगनी प्रकाश की चाल सबसे कम होती है, ये लिखवाए हैं। बात नहीं दोस्त पढ़े हो तो फिर। बैगनी रंग के प्रकाश का विचलन सबसे अधिक होता है क्योंकि उसका चाल सबसे कम होता है। मतलब जिधर चाल है उसके अपो विपरीत साइड हम क्या लिखेंगे, वर्ण विक्षेपन। तो यहाँ पे वर्ण विक्षेपन लिख लो, दाहिने साइड यानी डिस्पर्सन, यानी इंग्लिश में वर्ण विक्षेपन और इंग्लिश। ठीक है, अभी तुरंत हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़े थे। प्रकीर्णन क्या है, लैम्डा से उल्टा चलता है कि साथ चलता है, उल्टा चलता है ना। प्रकीर्णन क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाई लैम्डा का पावर 4 है। मतलब लैम्डा इधर है तो प्रकीर्णन किधर लिखेंगे, इधर की इधर दाहिने की तरफ। यहाँ पे प्रकीर्णन भी लिख, समझ रहे हो ये कैसे कर रहे हैं, पर फिर से बता देते हैं ये बात। लैम्डा जो है ये स्पीड और लैम्डा जो है वो ऐसा ही होता है। ठीक है, बैगनी प्रकाश का सबसे कम और रेड प्रकाश का सबसे ज्यादा होता है। लाइट का किसी कलर का, कोई भी कलर का प्रकाश है, मान लो किसी रंग का प्रकाश है, वो इस बात पे निर्भर करता है कि उसका लैम्डा कितना है। सबका लिखवा देंगे हम, सबका वैल्यू लिखवा। तब तरंग दैर्ध्य लैम्डा यानी तरंग दैर्ध्य का कितना है उसी का रंग निर्भर करता है। का तरंग दैर्ध्य सबसे कम है वो वायलेट रंग का दिख रहा है। इन सब हमारा विजिबल लाइट में सबसे कम है उसका वायलेट है, और सबसे ज्यादा जो है तरंग दैर्ध्य किसका है, लाल का। ये जो है ये फैक्ट है, ये बात। ठीक है, इसको कोई फॉर्मूला से हम नहीं डिराइव कर रहे हैं, ये बात है कि कम तरंग दैर्ध्य वाले का रंग जो है बैगनी दिखता है, सबसे ज्यादा वाले का इंडिगो दिखता है, और सबसे ज्यादा वाले का आर दिखता है। इस रेंज में, ये जो रेंज है इस रेंज के अलावा भी और तरंग दैर्ध्य हो सकता है, जरूरी थोड़ा इतना ही हो, तो और कम भी हो सकता है और इससे और ज्यादा भी हो सकता है, जो हम लोग आगे के चैप्टर्स में है। अभी हम लोग जो रोशनी दिखता है उसकी बात कर रहे हैं, नहीं दिखने वाली जो वेव है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, दिखने वाले प्रकाश की बात। दिखने वाले प्रकाश में सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाले का रंग जो है वो वायलेट दिखता है और सबसे ज्यादा वाले का रेड दिखता है। ठीक है, और क्वेश्चन ये भी पूछे हुए इनफैक्ट, कोई भी प्रकाश जो है उस रंग का क्यों प्रकाश का रंग किस पे निर्भर करता है, उसके वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य यानी लैम्डा पे निर्भर करता है। कोई भी प्रकाश का रंग जो है वो उसके
तरंग दैर्ध्य पे निर्भर करता है। सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला वायलेट और सबसे ज्यादा वाला आर, ऐसे तरंग दैर्ध्य। स्पीड जो होता है वो भी तुम्हारा चलता है, ठीक है। चाल जो है वायलेट का सबसे कम, आर का सबसे ज्यादा, ये दो याद कर लो तो बाकी सारा जो है तुम्हारा फॉर्मूला से निकल गया। उसके बाद हम लोग देखे फ्रीक्वेंसी, देखे आवृत्ति। आवृत्ति जो है वो तरंग दैर्ध्य के उल्टा होता है इस फॉर्मूला से, बाई लैम्डा। तो इधर तरंग दैर्ध्य उसके उल्टा तरफ क्या लिखेंगे हम लोग, आवृत्ति। आवृत्ति और ऊर्जा जो है वो एक साइड रहेगा, क्योंकि ऊर्जा बराबर h इंटू आवृत्ति। तो जिधर जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ेगा वैसे वैसे ऊर्जा बढ़ेगा, तो इसलिए ऊर्जा को इस तरफ लिखे। डिस्पर्सन जो है यानी कि हमारा वर्ण विक्षेपन जो है वो जो है स्पीड के जो है वो क्या होगा, बैगनी प्रकाश का स्पीड जो है वो सबसे कम है, इसलिए उसका वर्ण विक्षेपन सबसे ज्यादा है। तो इसलिए वर्ण विक्षेपन यानी डिस्पर्सन जो है इधर लिखे। फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट अभी हम लिखे प्रकीर्णन। प्रकीर्णन तो हम लोग देखे ही है रेले के फॉर्मूला से, प्रकीर्णन बराबर, बराबर नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ की पावर 4, मतलब जिधर वेवलेंथ है उसके ठीक उल्टा चलेगा तुम्हारा प्रकीर्णन। प्रकीर्णन को इधर लिखे, समझ गए। सबको फॉर्मूला से डिराइव किए, ये और ये जो है याद करने का है, और वेवलेंथ बाकी सारा फॉर्मूला से निकल, ठीक है। एक बार घर जाके इस चीज को फिर से देखना तो थोड़ा और क्लियर होगा। अभी अचानक से हम बताएं इतना सारा बात, 4-5 बात बताएं कि ये इधर, ये उधर, ये उधर, उधर क्या कर रहे हैं, ऐसा सा फील आ रहा होगा। घर जाके एक बार सबको फॉर्मूला से देखना, कोई भी चीज कौन इधर है या उधर है वो फॉर्मूला से। और इधर और उधर मतलब समझ रहे हो ना, इधर जो लिख रहे हैं वो का मतलब बैगनी का सबसे कम और लाल का सबसे ज्यादा और इसी क्रम में बढ़ रहा है। और इधर जो लिख रहे हैं दाहिने तरफ मतलब लाल का सबसे कम और बैगनी का सबसे ज्यादा, और वो इसी क्रम में बढ़ रहा है इधर, ठीक है। अभी तक कोई डाउट है? एक बार घर जाके इस जरूर देखना तुरंत, अभी घर जाते साथ इस चीज कि कैसे इधर और उधर लिखे हैं, सारे को फॉर्मूला से देखना। समझ रहे हो ना कौन कौन सा फॉर्मूला यूज, जो भी चीज इधर लिखा हुआ है उसका क्या फॉर्मूला है वो देखना, और कैसे आया है वो फॉर्मूला। एक बार देख लोगे तो समझ में आ रहा है ना। नीचे अगर है तो उसके आ जाएगा ना, लैम्डा अगर नीचे है और इधर ऊपर का चीज है तो मतलब लैम्डा जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इधर का चीज कम होते जाएगा, तरफ चला जाएगा, ठीक है।